आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। लास्ट वीडियो में भी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज कवर की थी, लेकिन वो ब्रीफ एक्सरसाइजेस थी। आज हम फुल फ्लैज प्रॉब्लम्स करेंगे और उस प्रॉब्लम्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, और फिर एंट्री पास करते हुए हमने क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, अमाउंट हम कैसे लेते हैं। और इसमें हम इस वीडियो में 4 प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। 4.4a, 4.5a, 4.6a और 4.7 है। तो 4.4a, अब सबसे पहले ये प्रॉब्लम आपके सामने है। जो कोर्स पैक है आपका वो है विलियम्स हाका बैटनर की फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग है, और वो 17th एडिशन। इसमें पेज नंबर 176 पे है 4.4a प्रॉब्लम। ये एडजस्टिंग एंट्री से रिलेटेड है। इसमें आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। देखें, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इसमें मेंशन है। तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, साथ में फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। ये एडजस्टिंग डेटा दिया हुआ है, ये अदर डेटा दिया हुआ है। ये डेटा हम पढ़ेंगे और इस डेटा की मदद से हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। तो फॉर्मेट वही होता है, सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखते हैं और उसके बाद आप लिखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज और डेट, अकाउंट्स टाइटल, डेबिट क्रेडिट का कॉलम सेम बिल्कुल जनरल एंट्रीज की तरह होगा। अच्छा, एक बार मैं रिव्यू कर दूं, लास्ट क्लास में और लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास दो तरह की होती हैं और इनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। यानी एडजस्टिंग एंट्रीज या तो एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर रही होती हैं या रेवेन्यू के एडजस्ट कर रही होती हैं, और ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल या एक्सपेंस रियलाइजेशन प्रिंसिपल या मैचिंग प्रिंसिपल के तहत हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। अगर ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, पहला काम, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को डिवाइड करना है आइदर एक्सपेंसेस में और रेवेन्यू। जब हम ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं तो हमें ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाना है कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं। अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर हमारे पास रेवेन्यू इनकर्ड होगा, और अगर हम सर्विस किसी की ले रहे हैं तो हम फिर इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे। एक्सपेंसेस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है और रेवेन्यूज भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है। इनफैक्ट आप कह लें कि देयर आर 4 टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। टू आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड अदर टू आर रिलेटेड टू रेवेन्यूज। एक्सपेंसेस जो है वो आप कह लें कि फर्दर 2 क्लासेस में, जिसमें कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस। एसेट्स यानी करंट एसेट्स, यानी जितने भी हमारे प्री पेड्स हैं, एडवांस एक्सपेंसेस हैं, जब वो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं तो उनको हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अगर आपने एडवांस रेंट दे दिया है तो एडवांस रेंट, क्योंकि अभी आपने सर्विस ली नहीं है लेकिन आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो दिस एडवांस रेंट और एडवांस पेमेंट और एडवांस एक्सपेंस इज योर एसेट, करंट एसेट। जब आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं तो हम इस करंट एसेट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जितना आपने उसको यूज कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह एक्सपेंसेस अनपेड भी हो सकते हैं, यानी आपने सर्विस पहले ले ली है और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं या अभी तक आपने उनकी पेमेंट नहीं की है। तो एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज में एक्सपेंस दो तरह से उनकी एंट्रीज बनती हैं। कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस, यानी कि प्री पेड, अनएक्सपायर्ड या एडवांस का वर्ड लिखा होता है, ये इसको पहचानने का तरीका है। दूसरा ये कि अगर एक ट्रांजेक्शन में अनपेड, अक्रूड और पेबल का वर्ड लिखा हुआ है तो फिर आप अक्रू कर रहे हैं अपने अनपेड एक्सपेंसेस को। दोनों की एंट्री में देखिए, एक्सपेंसेस क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोनों की एंट्री में एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। अगर आपने एडवांस लिया था तो प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपने काम ले लिया है लेकिन अभी पेमेंट करनी बाकी है तो फिर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। ओके। बिल्कुल इसी तरह रेवेन्यूज होते हैं, और रेवेन्यूज में क्या होता है कि आप आइदर
रेवेन्यूज का भी इसी तरह होता है। आपने जो सर्विस प्रोवाइड की होती है, अगर आप एडवांस में सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और आपको पेमेंट नहीं रिसीव हुई होती, तो अक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यूज कहलाते हैं। या इसमें ट्रांजैक्शन में वर्ड यूज होता है अनकलेक्टेड, अनबिल्ड, अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू का। और इसकी एंट्री बनती, क्योंकि अभी आपको मिला हुआ नहीं है तो फ्यूचर में रिसीव्ड हो जाएगा। इस वजह से हम अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट कर रहे हैं और रेवेन्यू हम क्रेडिट कर देते हैं। रेवेन्यू आप देखें ना, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं दोनों सिचुएशन में, तो रेवेन्यू क्रेडिट होता है। जैसे एक्सपेंसेस दोनों सिचुएशन में डेबिट हो रहा है, तो रेवेन्यू समहाउ दोनों सिचुएशन में क्रेडिट होना ही होता है। हाँ, अगर आपने इस रेवेन्यू के एडवांस में पैसे ले लिए हैं, यानी अभी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की, लाइक इफ यू आर अ डॉक्टर और आपने अपनी डॉक्टर फीस एडवांस में ले ली है, पहले से ले ली है, और अभी आपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं की है या आपने अभी ऑपरेशन नहीं किया है, आपका रेवेन्यू तो है, लेकिन वो रेवेन्यू क्या है? अनअर्नड है। अनअर्नड या एडवांस रेवेन्यू, तो अनअर्नड या एडवांस रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी होती है। अच्छा, ये चारों टाइप जो है हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं और हम क्लास में भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज पे। 176 पेज नंबर पे प्रॉब्लम 4.4 ए है। हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे। ये ट्रांजैक्शन आपको गिवन होगी और ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद अगर ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट हो, यानी इसमें अमाउंट कंप्लीट नहीं दी होगी, तो फिर हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रेफर करेंगे। लेकिन अगर इसमें तमाम अमाउंट कंप्लीट दी हुई है, ट्रांजैक्शन सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। फिल्म रेंटल एक्सपेंस, यानी कि हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। तो क्लास जब जैसे ही हम एक्सपेंस की बात कर रहे होते हैं, तो अब देखिए हमारे पास पहला स्टेप क्या है एडजस्टिंग एंट्रीज में। हमने ये जज करना है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। सो हम फिल्म रेंटल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि एक्सपेंस हमने एडवांस में लिया हुआ है, क्या वो एक्सपेंस प्रीपेड है या एक्सपेंस अनपेड या पेबल है। तो जब हमने फिल्म रेंटल एक्सपेंस पढ़ा, तो फिल्म रेंटल एक्सपेंस फॉर द मंथ इज 15,200, यानी जिस मंथ की हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे हैं वो 15,200 फॉर द मंथ है। However, the film rental expense for several months has been paid in advance। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने वो एक्सपेंसेस पहले ही एडवांस में पे किया हुआ है। ट्रांजैक्शन आप पढ़ेंगे, पहला स्टेप ये है कि आप डिसाइड करें कि आप एक्सपेंस की बात करें या रेवेन्यूज की। फिर फर्दर आप सेकंड स्टेप में डिसाइड करेंगे कि प्रीपेड अनएक्सपायर्ड की बात हो रही है या अनपेड की। तो अब इसमें प्रीपेड की बात हो रही है, तो जब प्रीपेड की बात हो रही है तो ये सीधे सीधे ये एंट्री बन जाएगी, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा। ऑलराइट। तो कैंपस थिएटर एडजस्ट इट्स अकाउंट्स एवरी मंथ, यानी हर महीने हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। और जब हर महीने बनाते हैं, इसका मतलब है कि उससे प्रीवियस मंथ की तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज बनी हुई हैं, सिर्फ करंट मंथ की एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनी है, तो हमने सिर्फ करंट मंथ की बनानी है। The company's unadjusted trial balance dated 31st August 2015 is on page number 176। ये आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ये अगस्त 31st का है। इसका मतलब ये है कि अगस्त से पहले पहले जो भी मंथ मौजूद हैं, उन सारे महीनों की एडजस्टिंग एंट्री बनी हुई है। नहीं बनी हुई सिर्फ तो किस महीने की नहीं बनी हुई? अगस्त के महीने की नहीं बनी हुई। Additional information is provided for use in preparing the company's adjusting entries for the month of August, और अगस्त की नहीं बनी हुई। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है, और अगर ना भी लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है। ये सारी बातें, क्या बात अंडरस्टूड है? लिखा हुआ है bear in mind that adjusting entries have already been made for the first 7 month, यानी कि
जनवरी से जुलाई तक की एंट्रीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, बट नॉट फॉर अगस्त, और अगस्त की नहीं बनी हुई हैं। जब हमने पहली एडजस्टिंग एंट्री पढ़ी तो हमें ये पता चला कि फिल्म रेंटल एक्सपेंस है और ये प्रीपेड ऑलरेडी रिकॉर्ड था। तो क्लास हमने ये देखिए, हमने देखा प्रीपेड, प्रीपेड है तो ये एंट्री हमने बना दी। एंट्री क्या बनाएंगे? पहली बात ये है कि आपको बताया था कि हर महीने की आखिरी तारीख को एडजस्टिंग एंट्री हमेशा मंथ एंड पे या पीरियड एंड पे बनती है। तो 1 अगस्त जो पीरियड एंड है वो कब होगा? 31 अगस्त की हमने एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। तमाम एंट्रीज मंथ एंड पे बनेंगी क्योंकि हम यहाँ पे कैंपस थिएटर जो है वो मंथली एंट्रीज बना रहे हैं। ऑलराइट, सो एंट्री क्या बनेगी? अब ये एंट्री लिखी हुई है, ये ग्रीन में चेक कीजिए, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। तो किस एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं? फिल्म रेंटल एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, डेबिट। और कितनी अमाउंट लेंगे? अमाउंट उसने फॉर द मंथ ये देखें गिवन है, अमाउंट दी हुई है 15,200। तो हमने अमाउंट भी $15,200 यहाँ पे लिख दी है क्योंकि ये अमाउंट गिवन है। और क्रेडिट हम क्या कर देंगे? प्रीपेड। प्रीपेड ये देखिए, प्रीपेड फिल्म रेंटल उसने लिखा हुआ है तो हम यहाँ से, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट एसेट टू एक्सपेंस, यानी कि जो हमने एडवांस में पैसे लिए हुए थे वो हमारे एसेट थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हम यहाँ पे प्रीपेड फिल्म रेंटल क्रेडिट कर देंगे, सेम अमाउंट 15,200 अमाउंट ऑफ द मंथ, हम जो भी मंथ की अमाउंट है उससे हमने एंट्री पास की है। ऑलराइट, सो पहली एंट्री हमारी प्रिपेयर हो गई। नेक्स्ट एंट्री पे हम देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आते हैं। बिल्डिंग इज बीइंग डिप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years और 240 months। डिप्रिसिएशन हम लास्ट वीडियो में और क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स एसेट्स को जो आप यूज करते हैं उसको आप वियर एंड टेयर की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आ रही होती है उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। और डिप्रिसिएशन की एक एंट्री होती है, डिप्रिसिएशन की एंट्री होती है, ये देखें, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। और इसको भी हम कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस कहते हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? एसेट्स को यूज कर रहे हैं और यूज होने की वजह से, वेयर एंड टेयर होने की वजह से एसेट्स क्या हो रहा है? अपनी वैल्यू में कमी लेके आ रहा है। तो ये डिप्रिसिएशन की एंट्री बन जाएगी। डेट वही होगी August 31, यानी मंथ एंड पे हम एंट्री बना रहे हैं। एंट्री क्या बनाएंगे? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, किसकी बात हो रही है? बिल्डिंग की बात हो रही है तो हमने बिल्डिंग लिख लिया। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट किस पे? बिल्डिंग पे। ठीक है? अब अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट जो है वो आपको बताया था फॉर्मूला, हम क्या था अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए? ईयरली डिप्रिसिएशन। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू। कॉस्ट अब हमें कहाँ मिलेगी? ट्रांजैक्शन में तो कॉस्ट नहीं दी हुई, लेकिन हमें कॉस्ट जो दी हुई है वो दी हुई है बिल्डिंग की कॉस्ट, दिस 1,68,000। तो हम क्या करेंगे? 1,68,000 लेंगे। सेल्वेज वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है तो हम वो जीरो ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ। अगर तो लाइफ आप ईयर्स में ले रहे हैं तो आप फिर बाद में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम मंथली जो है वो एंट्रीज पास कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी मंथ। तो ट्रांजैक्शन में जो आपको लाइव दी हुई थी, ट्रांजैक्शन अगर आप देखें जाके नीचे, ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है 20 years, ये देखिए यहाँ पे मौजूद है 20 years। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 20 से। तो आपके पास जो डिप्रिसिएशन आएगा 168,000 डिवाइड बाय आप 20 कीजिए तो 8,400 आ जाएगा। लेकिन ये डिप्रिसिएशन पूरे एक साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एंट्री क्या बना रहे हैं? मंथली बना रहे हैं, तो हम इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे 12 से।
तो अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास पर मंथ अमाउंट कितनी निकल आएगी, 700। तो हमने एंट्री कैसे पास करनी है, 700 से एंट्री पास करनी है, क्योंकि डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं 1 मंथ का चार्ज कर रहे हैं। और इस फॉर्मूले से हमें, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 240 मंथ ले लें, जैसे कि ट्रांजेक्शन में गिवन है, तो आप 240 मंथ से भी ट्रांजेक्शन पास कर सकते हैं, एंट्री पास कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, fixtures and equipment are being depreciated over a period of 5 years। 5 years, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, 5 years की बात हो रही है या 60 मंथ की बात हो रही है। अगेन डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, किस पे चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है डिप्रिसिएशन फिक्सचर्स पे। मंथ एंड पे हम एंट्री बनाएंगे, एंट्री सेम बनेगी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, लेकिन बिल्डिंग की जगह हम क्या लेंगे, फिक्सचर्स। और इसी तरह हम एंट्री बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और ये किस पे चार्ज हो रहा है, फिक्सचर्स पे। और अमाउंट हम इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम तरीका। अब मैं आपको ईयरली डिप्रिसिएशन की बजाय मंथली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरह से आ जाए, आप एग्जाम में जिस तरह मर्जी है कर लें। फॉर्मूला कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। तो इक्विपमेंट की अब हम कॉस्ट देखेंगे कि इक्विपमेंट की कॉस्ट, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है। तो ये फिक्सचर और इक्विपमेंट है, यहाँ पे मौजूद है 36,000, तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, 36,000। ऑलराइट, और इसको हम डिवाइड कर, इसको माइनस कर देंगे सैल्वेज वैल्यू, जो जिसका कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है 0। और डिवाइड हम कर रहे हैं 60 मंथ से। तो जब आप डायरेक्ट 60 मंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास जो डिप्रिसिएशन आएगा वो भी क्या आ जाएगा, वो पर मंथ आ जाएगा। आपको फर्दर इसको 12 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों तरह से मैंने आपको दिखा दिया है। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में हमने 20 years लिए थे, हम चाहते तो 120 मंथ से भी डिवाइड करते तो डायरेक्ट 700 आंसर आ जाता मंथली। और यहाँ पे हमने मंथ ले लिए हैं, ईयर से डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि 5 years है, 12 मंथ है, 5 into 12 करें तो 60 आ जाता है। तो हमने यहाँ डायरेक्ट जो है वो 60 से डिवाइड किया है, अमाउंट आ गई $600। तो 600 से हमने एंट्री पास कर दी है। अगेन ये हमने क्या रिकॉर्ड किया, ये हमने डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है। फोर्थ ट्रांजेक्शन, ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की पहली तारीख को, द थिएटर पेज इंटरेस्ट दैट अक्रूड इन द प्रायर मंथ। यानी लास्ट मंथ जो इंटरेस्ट आपका ड्यू होता है, कंपनी क्या करती है, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को वो पे कर देती है। इसका मतलब है कि हर महीने जो करंट मंथ होता है उसकी 30th या 31st को वो अक्रू हो जाता है, यानी कि वो एक्सपेंस है। पहली बात तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और क्योंकि आपके पास ये नोट्स पेबल है, लाइबिलिटी है, जब आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो जो ये एक्सपेंस होता है, ये अब इसके बारे में कंपनी ने लिखा है कि एक्सपेंस कंपनी फौरन पे नहीं करती है, बल्कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट को वो पे करती है। तो करंट मंथ की पेमेंट नहीं हुई हुई है, इसमें लिखा हुआ है एट 31st अगस्त, यानी अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं। अक्रूड इंटरेस्ट पेएबल ऑन दिस नोट अमाउंट टू 1500, यानी कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट कंपनी ने अभी नहीं की है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 1500 है। तो एंट्री हम क्या बनाएंगे, 31st, अगेन मंथ एंड को ही हम बना रहे हैं, सारी एंट्रीज हमने मंथ एंड को ही बनाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया, ये देखिए ये ट्रांजैक्शन मौजूद है एक्सप्लेनेशन के लिए। इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट क्या है? आपका एक्सपेंस है। क्या ये एक्सपेंस आपने पहले से अदा किया है? ये सर्विस आपने ले ली है और अनपेड है, अक्रूड है, तो इसमें क्लियर कट जिक्र है कि ये अनपेड है, अक्रूड है। तो इसका मतलब है एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट पेएबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट की अमाउंट उसने कैलकुलेट करके दी हुई है 1500, यानी 1500 से इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया है। पेमेंट कब करेंगे? 1 सितंबर को पेमेंट करेंगे। तो अभी हम हमें पेमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये पेबल है, हमने पेबल की एंट्री रिकॉर्ड कर ली। एक्सपेंस की बात हो रही है, और कौन सा एक्सपेंस है? क्या आपने एडवांस में पेमेंट की हुई है या पेमेंट करनी बाकी है? अगर पेमेंट करनी बाकी है तो फिर एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, और वही हमने किया है। इस तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं। Theaters allow the local YMCA to bring children, यानी कॉलेज है और ये क्या करते हैं? अपने चिल्ड्रन टू ब्रिंग चिल्ड्रन अटेंडिंग समर कैंप। इनके जो स्टूडेंट हैं या इनके चिल्ड्रन हैं, ये समर कैंप के लिए आते हैं एंड मूवीज वॉच करते हैं ऑन एनी वीकली वीकडे आफ्टरनून फॉर अ फिक्स रेट ऑफ 500 डॉलर पर मंथ। यानी कितना चार्ज करते हैं? $500 पर मंथ चार्ज करते हैं कॉलेज से। ये YMCA कॉलेज है, ये आते हैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे मूवी दिखाते हैं और मूवीज की पेमेंट ये इनको देते हैं 500 पर मंथ। फर्दर ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ऑन जून 28, यानी कि पहली बात है, पुरानी बात है, पिछली बात है। YMCA made 1500 advance payment converting covering the month of July, August and September। पहली बात तो ये कि कंपनी का काम या थिएटर का काम क्या है? मूवीज दिखाना। ये मूवीज दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो मूवीज के अगेंस्ट इनको क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि YMCA ने इनको ये रेवेन्यू एडवांस में दे दिया 1500 का, और ये कौन से 3 महीने कवर कर रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी रेवेन्यू रिसीव हुआ है, और रेवेन्यू क्या रिसीव हुआ है? एडवांस में रेवेन्यू रिसीव हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन देखिए एडजस्टिंग एंट्रीज की, तो एडजस्टिंग एंट्रीज को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पहला स्टेप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, और दूसरा स्टेप ये रेवेन्यू हमें क्या रिसीव हुआ है? एडवांस में रिसीव हुआ है। तो जो रेवेन्यू आपको एडवांस में रिसीव होता है वो आपके लिए अनअर्न्ड होता है, लेकिन जैसे ही आप सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं वो रेवेन्यू अर्न्ड हो जाता है। इसी वजह से हम इसको कन्वर्टिंग लायबिलिटीज टू रेवेन्यू कहते हैं, क्योंकि जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करते वो एडवांस रेवेन्यू आपके लिए लायबिलिटी होता है। और जब आप सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं तो लायबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई हम लायबिलिटी को डेबिट पे लिख रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो वो डेबिट पे हो गया और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, रेवेन्यू हम क्रेडिट पे कर देते हैं। तो अगर आपने रेवेन्यू एडवांस में लिया होता है तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी कन्वर्ट हो रही है रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, अब आप ये देख लें, ट्रायल बैलेंस में चेक कर ले कि अनअर्न्ड रेवेन्यू को उन्होंने नाम क्या दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अनअर्न्ड रेवेन्यू को उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है YMCA अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू। तो यानी कि ये इस रेवेन्यू को क्या कहते हैं? इस रेवेन्यू को एडमिशन रेवेन्यू कहते हैं, जो कि एडवांस में है। तो 31 अगस्त को हम एंट्री पास करेंगे। रेवेन्यू हम लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, तो जब लायबिलिटी आप खत्म करते हैं तो उसको आप डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू आपने डेबिट किया, और हम क्रेडिट क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे एडमिशन रेवेन्यू, क्योंकि आप एडमिशन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो। अमाउंट कितनी है? 1 मंथ की अमाउंट उसने कहा हुआ है
कि हम 1 मंथ की अमाउंट करेंगे। कैसे, यहाँ पे अगर आपने कैलकुलेशन दिखानी है, 1500 उसने दिए थे 3 मंथ के, तो 1 मंथ की अमाउंट कितनी हो जाएगी, $500। तो हमने एंट्री किससे पास करनी है, $500 से पास करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, the theater receives a percentage of the revenue earned by Tasty Corporation, the concessionaire operating the snack bar। अच्छा, जैसे थिएटर वगैरह आपने देखा होगा, तो थिएटर में ये होता है ना कि आपने अगर कोई स्नैक्स खरीदने होते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक खरीदनी हो, चिप्स खरीदने हो, पॉपकॉर्न खरीदने हो, तो वहां पे एक टक शॉप होती है या स्नैक्स बार होते हैं, तो वहां से आप खरीदते हैं। ये जो इस किस्म की शॉप्स होती हैं, बेसिकली ये अपना रेवेन्यू में से कुछ परसेंटेज जो थिएटर होता है उनको देते हैं, क्योंकि असल में तो ये जो जगह होती है वो थिएटर की होती है, तो वो रेंट पे इस किस्म की टक शॉप को या स्नैक्स बार को वो देते हैं, रेंट पे देते हैं। तो बिल्कुल यही बात इसमें लिखी हुई है, फॉर स्नैक बार सेल in August, Tasty owes Campus Theatre 2,500 payable on September 10। यानी ये जो टेस्टी कॉरपोरेशन है, इसने थिएटर को रेवेन्यू देना है, कितना देना है, 2250, अभी दिया नहीं है। अगस्त के मंथ का रेवेन्यू ड्यू हो गया है, ले, लेकिन अभी स्टिल ये क्या है, अनरिकॉर्डेड है, नॉट येट रिकॉर्डेड लिखा हुआ आ रहा है ना, यानी अनरिकॉर्डेड है। और इस रेवेन्यू का नाम क्या है, कंसेशन रेवेन्यू है। तो यहाँ पे अब जब हम ट्रांजेक्शन्स को दोबारा से हम रिव्यू कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स आप देख लीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो पहली तो बात ये कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू इस तरह है कि थिएटर ने अपनी यानी थिएटर पे जो है वो स्नैक्स बार बनाई हुई हैं और वो इनको रेंट पे देते हैं, तो हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। क्या ये रेवेन्यू एडवांस में दिया गया है, अर्नड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रांजैक्शन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि रेवेन्यू तो अगस्त का है, लेकिन पेमेंट कब मिलेगी, सितंबर में मिलेगी। इसका मतलब है ये रेवेन्यू अनकलेक्टेड या अनबिल्ड या अनरिकॉर्डेड है, यकीनन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में मिलने वाला होता है। तो जो अमाउंट मिलने वाली है या फ्यूचर में मिलेगी, वो अकाउंट्स रिसीवेबल्स होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, कंसेशन रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है, 2250, उसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके अमाउंट बताई हुई है, तो हमें कैलकुलेशन के लिए मसला नहीं है। 2250 हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगेन नेक्स्ट एंट्री है, और सैलरीज अर्न, सैलरीज क्या है, एक्सपेंसेस हैं, तो हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। सैलरीज अर्न बट नॉट रिकॉर्डेड और पेड, ना रिकॉर्ड है ना सैलरीज पे की गई है, यानी सैलरीज अनपेड सैलरीज हैं 1700। तो हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस क्या है, अनपेड है या प्रीपेड है, तो अनपेड लिखा हुआ है। तो जब अनपेड हो तो सीधे सीधे एंट्री बनाते हैं, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो हम यहाँ पे एक्सपेंस हमारे पास कौन सा है, सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और सैलरीज पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट उसने कैलकुलेट करके दी हुई है 1700, तो 1700 से आपने एंट्री पास कर दी, 1700 से। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर अगस्त, यानी अगस्त के महीने की बात हो रही है। इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर अगस्त इज 4200, दिस अमाउंट विल बी पेड इन सितंबर। यानी एक्सपेंस तो इनकर्ड हो गया है, और एक्सपेंस बिलोंग करता है अगस्त से, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट कब होगी, पेमेंट नेक्स्ट मंथ होगी 15 को। तो ट्रांजेक्शन किसकी बात हो रही है, ट्रांजेक्शन किसकी बात हो रही है, हमारे पास एक्सपेंस की बात हो रही है, तो हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं।
और एक्सपेंस अभी पे नहीं किया है, अगले महीने पे करेंगे तो पेबल की बात हो रही है। तो एंट्री में हम क्या करेंगे, एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे। मंथ एंड पे हम एंट्री बना रहे हैं। एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस, इनकम, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट उसने बता दिए 4200, तो हमने 4200 से एंट्री पास कर दी है। सिंपल। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन है यूटिलिटी एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड एज द मंथली बिल्स आर रिसीव। यूटिलिटी एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हैं, रिकॉर्ड कब करते हैं, जैसे ही बिल रिसीव्ड होते हैं। नो एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर यूटिलिटी एक्सपेंसेस आर मेड एट द मंथ एंड। और एडजस्टिंग एंट्रीज यूटिलिटी एक्सपेंसेस की कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिल हो सकता है रिसीव ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम इसकी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे यूटिलिटीज की, नो एंट्री है। ऑलराइट, सो दिस वाज 4.4a प्रॉब्लम। एडजस्टिंग एंट्रीज हमने पास की हैं, और ये चार्ट आपने याद रखना है। चार्ट अगर आपको ये याद हो गया, बहुत इजी हो जाएगा एडजस्टिंग एंट्री बनाने का। सबसे पहला स्टेप आपने डिसाइड करना है, एक्सपेंस की बात हो रही है रेवेन्यू की। अगर एक्सपेंस की बात हो रही है तो क्या आपने ऑलरेडी लिया हुआ है एडवांस में, या अभी देना बाकी है। इसी यानी कि दो क्लासेस में फर्दर डिवाइड, और इस तरह ये भी दो क्लासेस में फर्दर डिवाइड। तो आपकी टोटल 4 टाइप्स होती हैं, या 4 एंट्री होती है, और फिफ्थ एंट्री डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की है, जो कि कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस में ही आ जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं वो है टेरिफिक टैम्स, कंपनी का है टेरिफिक टैम्स का, और 4.5 प्रॉब्लम है, 4.5 से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो एडजस्टिंग एंट्रीज अगेन ये मंथ एंड पे बनेगी। ट्रांजैक्शन डेटा हम पढ़ लेते हैं। टेरिफिक टैम्स fills temporary employment position for the local businesses. Some businesses pay in advance for their services. Other are billed after they have been performed. जैसे अभी हमने बात की रेवेन्यूज की, तो रेवेन्यूज में कुछ लोगों से ये एडवांस ले लेते हैं तो अनअर्न्ड रेवेन्यू हो जाएगा, और कुछ लोग इनको बिल बाद में भेजते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएगा। एडवांस पेमेंट्स आर क्रेडिटेड टू द अकाउंट्स इंटाइटल अनअर्न्ड फीस। ऑलराइट, यानी कि जो एडवांस में लेते हैं उसको ये अनअर्न्ड फीस रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज आर बीइंग परफॉर्म ऑन मंथली बेसिस, यानी हमने हर महीने एंट्री बनाना है। तो हम किस महीने की बना रहे हैं, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है December 31st 2015। तो हम दिसंबर की बना रहे हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि हम हर महीने बनाते हैं, तो नवंबर तक की एंट्रीज बनी हुई है, और हमने सिर्फ किस महीने की एंट्री बनानी है, दिसंबर की एंट्री बनानी है। और एडजस्टिंग एंट्रीज की खास बात क्या है कि हमेशा ये कब बनती है, मंथ एंड पे बनती है। 31 दिसंबर मंथ एंड पे बना रहे हैं। ऑलराइट, ये आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस की खास बात क्या है कि ये अनएडजस्टेड है, अभी इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं हमने एडजस्ट की हुई हैं। ये अदर डेटा दिया हुआ है, यानी इस डेटा की मदद से हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। अगर डेटा सफिशिएंट नहीं हुआ तो फिर हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की भी हेल्प लेनी है। जल्दी से फिर हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं, accrued but unrecorded fees earned as of December 31st 2015। फीस अर्न की बात हो रही है, यानी पहली बात तो ये फीस की बात हो रही है, तो ये रेवेन्यू हो गया। तो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन करनी है वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। तो हमने गौर से देखा इस ट्रांजेक्शन में रेवेन्यू का जिक्र हो रहा है, राइट। अब रेवेन्यू दो तरह से हैं, या रेवेन्यू आपने एडवांस में लिया है, या रेवेन्यू आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अभी रेवेन्यू रिसीव्ड होना या अमाउंट रिसीव्ड होना बाकी है,
तो ये अनरिकॉर्डेड फीस है, अनरिकॉर्डेड है 1500। ट्रांजैक्शन है ये देख लीजिए। हमने रेवेन्यू की बात की, और रेवेन्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है, आइदर रेवेन्यू इज अनकलेक्टेड, अनबिल्ड और अनरिकॉर्डेड। तो एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल हम डेबिट कर देंगे, यानी पैसे मिले नहीं है, मिल जाएंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल्स आपके पास डेबिट हो गए, और फीस अर्न आपके पास क्रेडिट हो गई। फीस अर्न इज योर रेवेन्यू। हम देख लेते हैं कि हमने टाइटल, अकाउंट्स टाइटल ठीक यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने फीस अर्न का वर्ड यूज किया हुआ है। रेवेन्यू के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, फीस अर्न का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे फीस अर्न का वर्ड यूज किया है। और कितनी अमाउंट से एंट्री पास करेंगे, 1500 से हम एंट्री पास करेंगे, क्योंकि 1500 का जिक्र है। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या जिक्र हो रहा है, record shows that 2500 of the cash receipts originally recorded as unearned fees had been earned, यानी पहले इन्होंने इसको unearned रिकॉर्ड किया था, अब ये क्या हो गई है, अर्न हो गई है। यानी कि दिसंबर के महीने में ये रेवेन्यू अर्न हो गया है। इसका मतलब है कि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि फीस की बात हो रही है, तो पहला स्टेप रेवेन्यू की बात हो रही है। और दूसरा स्टेप है कि इन्होंने ये रेवेन्यू एडवांस में लिया था, अब ये एडवांस रेवेन्यू क्या हो गया है, अर्न हो गया है। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी खत्म कर देंगे। लाइबिलिटी खत्म करने के लिए अर्न फीस हमने, यानी अर्न को, अर्न रेवेन्यू को डेबिट कर दिया, और रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर लेंगे, फीस। और कितनी से फीस थी, 2500 से। तो 2500 से हमने ये रिकॉर्डिंग की है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिए, द कंपनी परचेज अ 6 month इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन September 1st फॉर 1800, यानी 6 महीने की पॉलिसी कितने में खरीदी थी, 1800 की। और कब खरीदी थी, सितंबर में खरीदी थी। इसका मतलब है एडवांस पेमेंट की थी। हम चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में अगर आप चेक कीजिए तो ये देखिए इंश्योरेंस एडवांस में रिकॉर्डेड है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो पहली बात, फर्स्ट स्टेप, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगी आपकी एक्सपेंसेस की। तो हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, और कौन सा एक्सपेंस, जो कि आपने एडवांस में लिया हुआ है, प्रीपेड है। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा। यानी जो प्रीपेड आपने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था, अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, कौन सा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। और एसेट खत्म हो जाएगा, कौन सा एसेट, हमने प्रीपेड के बजाय यहाँ पे वर्ड यूज हुआ हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ऑलराइट, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1800 आपने लिया 6 मंथ के लिए, तो 1 मंथ की अमाउंट जो निकलेगी वो आप 1800 को 6 से डिवाइड कर दें, तो $300 की अमाउंट आ जाएगी। तो यानी कि हमने इंश्योरेंस रिकॉर्ड किया है 300 का। नेक्स्ट एंट्री चेक कीजिए। नेक्स्ट एंट्री में हम बात कर रहे हैं ऑन December 1st 2015 द कंपनी पेड इट्स रेंट थ्रू फेब 28, यानी कि दिसंबर से लेके उसने फेब के महीने तक का, तो कितने मंथ इन्वॉल्व हो गए, दिसंबर का मंथ, क्योंकि दिसंबर 1st को पे की है, तो दिसंबर का पूरा महीना शामिल होगा। दिसंबर, जनवरी पूरा, और फेब पूरा, ठीक है। तो 3 महीने का रेंट उसने पे किया है दिसंबर 1st को। रेंट एक्सपेंस है, पहले से पे कर दिया तो एडवांस हो गया।
यानी हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं पहला स्टेप, और दूसरा एक्सपेंस हम कौन से एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जिसकी पेमेंट एडवांस में हुई हुई है। चेक करना है तो ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए। ये देखिए 3000 रेंट रिकॉर्ड है, और ये रेंट क्या रिकॉर्ड है, प्री पेड रिकॉर्ड है। तो अब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 31 दिसंबर को। एक्सपेंस हमने कौन सा एक्सपेंस है, रेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, हम इस एसेट को खत्म कर रहे हैं इसी वजह से हम इसको कन्वर्टिंग एसेट टू एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्रीपेड रेंट हमने इसको क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट आ रही है, अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3000 की अमाउंट है, और इसने कहा है दिसंबर, जनवरी और फरवरी यानी कि 3 मंथ का दिया है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 1 मंथ की अमाउंट कितनी निकल आएगी, $1000। तो हमने एंट्री किससे पास करनी है, 1000, यानी कि इस 3000 के एडवांस रेंट में से 1000 एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया है, इस वजह से हमने इसको 1000 से रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट एंट्री, ऑल इक्विपमेंट वर परचेज व्हेन द बिजनेस वाज फर्स्ट फॉर्म, यानी इक्विपमेंट कब खरीदा था, जब बिजनेस बनाया था तब खरीदा था। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एट दैट टाइम वाज 10 years और 120 मंथ। अच्छा यहाँ पे ही मैं आपको बता देती हूँ 10 years हैं, यानी कि 10 years, क्योंकि हम मंथली एंट्री पास कर रहे हैं तो 12 मंथ होते हैं पर ईयर। तो अगर हम इसको करें तो 120 मंथ हो जाते हैं। तो अब आप डायरेक्ट 120 मंथ से भी अगर आप एंट्री पास कर लेंगे तो आपकी अमाउंट मंथली निकल आएगी। यानी हम डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो एंट्री, डिप्रिसिएशन की एंट्री ये लिखी हुई है डिप्रिसिएशन, इसको भी हम कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंस कहते हैं। डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनेगी, इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हम क्रेडिट कर देंगे। नाउ अमाउंट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट, कॉस्ट अगर हमें अदर डेटा में नहीं दी हुई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मौजूद है, कॉस्ट मौजूद है यहाँ पे, आप देख लें। ये हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000 कॉस्ट है, माइनस सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू का कहीं जिक्र नहीं है, और यूजफुल लाइफ हम मंथ में ले रहे हैं 120 मंथ। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी मंथ में ही आएगा, यानी कि 60,000 को अगर आप 120 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर जो आ रहा है डिप्रिसिएशन का 500 पर मंथ आ रहा है। तो हमने एंट्री किससे पास करनी है, 500 से, यानी कि 500 से इक्विपमेंट क्या हो गया, डिप्रिशिएट हो गया, इसकी वैल्यू में मजीद कमी आ गई। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है, ऑन August 1st अगस्त की बात हो रही है, द कंपनी बोरोड 12,000 नोट्स पेबल, यानी कंपनी ने 12,000 का $12,000 की बोरिंग्स की थी, उधार लिया था, बाय साइनिंग अ 6 month 8% नोट पेबल। द इंटायर नोट प्लस 6 month accrued interest is due on Feb 1st। आप एंट्री किस महीने की बना रहे हैं, दिसंबर के महीने में बना रहे हैं। जब आप बोरोइंग्स करते हैं, लोन लेते हैं, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है, और उस एक्सपेंस के बारे में इसने लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट की पेमेंट अभी नहीं करनी है बल्कि फेब में करनी है, फेब के महीने में। तो दिसंबर का इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू हो गया है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई है, यानी एक्सपेंस क्या है, अनपेड एक्सपेंस है। दूसरी बात मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन की थी कि ये जो 8% है, ये परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मंथली, ये एनुअल होती है, ये यानी कि ये पूरे साल को रिप्रेजेंट करती है, ये अनटिल अनलेस के लिखा हो कि ये मंथली है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ये अंडरस्टूड है कि ये मंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब हम ट्रांजेक्शन, अब हम इसको अगर रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपेंस है, क्लियर कट, ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, और एक्सपेंस कौन सा है, अनपेड है। तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पेएबल
क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा एक्सपेंस? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? आपने 12,000 का लोन लिया है, 12,000 पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। तो आप 12,000 का जब 8% निकालेंगे तो इंटरेस्ट आ गया 960। ये परसेंटेज क्योंकि एनुअल है, तो ये जो 960 है ये 12 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 महीने को। हम एंट्री कैसे बना रहे हैं? मंथली बना रहे हैं। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो हम एंट्री, क्योंकि मंथली बना रहे हैं, तो हम 1 मंथ के इंटरेस्ट से एंट्री पास करेंगे, यानी 6 मंथ तक ये 80 80 80 करके देते रहेंगे, यानी कि क्यूमुलेट कर लेंगे, जमा कर लेंगे, अक्रू कर लेंगे और फिर पेमेंट ये एक साथ करेंगे फेब को। तो बहरहाल दिसंबर का ये पेबल ही कहलाएगा, क्योंकि अभी इसकी पेमेंट इन्होंने नहीं की है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, ऑन August 1 ये हो गई। अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड सैलरीज 2700। सैलरीज अक्रूड और अनरिकॉर्डेड, यानी सैलरीज इनकर्ड तो हो गई है, अकर्ड हो गई है, लेकिन आपने पेमेंट नहीं की है, अनरिकॉर्डेड अनपेड है, तो पेबल की एंट्री है, राइट। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और सैलरीज पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट उसने 2500 कैलकुलेट करके दी हुई है। लेट मी रीचेक इट। यस इट इज, नो 27 है, 2700 से एंट्री हम पास करेंगे, तो ये 27 से एक्सपेंसेस हो, इसकी कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट दी हुई है। एंट्री, लास्ट एंट्री देखते हैं। लास्ट एंट्री में लिखा हुआ है द एस्टिमेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर टोटल 15,000। फॉर द इंटायर ईयर का मतलब है पूरे साल का, पूरे साल का एक्सपेंस कितना है? 15,000। टैक्सेस आर ड्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016। और अभी हमने पेमेंट नहीं करनी, एंट्री हम किसकी बना रहे हैं? एंट्री हम 2015 और दिसंबर की बना रहे हैं, और पूरे साल का दिसंबर का जो है वो 15,000 है, यानी कि पेमेंट नहीं की है, तो सीधे सीधे इनकम टैक्स डेबिट हो जाएगा और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए इंटायर ईयर की, पूरे साल की उसने 15,000 दी हुई है। अब हम इसको 12 से नहीं डिवाइड करेंगे। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि हर महीने क्या इनकम बराबर होती है? ऐसा नहीं है, किसी महीने कम होती है, किसी महीने ज्यादा होती है। तो हम इसको 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि ऑलरेडी पिछले महीनों का, प्रीवियस मंथ का कितना चार्ज हो चुका है। तो 12,000 ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो 15 में से हम 12,000 माइनस कर देंगे। कितना चार्ज होना बाकी है? 3,000 से चार्ज होना बाकी है, तो हम 3,000 से एंट्री बना लेंगे, यानी कि 3,000 का एक्सपेंस रह गया है, तो 3,000 से हम एंट्री बना लेंगे। दैट्स इट। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज थी 4.5 की। 4.6 पे आ जाते हैं। अगेन ये आपने याद रखना है, ये दिस वन अगर आप ये याद रखेंगे, और ये जाहिर सी बात है रट्टा नहीं लगाना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ, तो आपको याद हो जाएगा। 4.6, Alpine Expeditions operate a mountain climbing school in Colorado. Some clients pay in advance. Now this is important. कुछ क्लाइंट क्या करते हैं? एडवांस में पेमेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर आप रेवेन्यू एडवांस में ले लेते हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? वो रेवेन्यू आपके लिए अर्न कहलाएगा। अदर आर बिल्ड आफ्टर सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म। और कुछ को वो बिल बाद में भेजते हैं या बाद में देते हैं जब सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं। इनके लिए क्या होगा? वो अनबिल्ड अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू कहलाता है, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल। एडवांस पेमेंट्स आर क्रेडिटेड टू एन अकाउंट इन टाइटल
अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू, क्योंकि जो रेवेन्यू अभी आपने एडवांस में लिया है, आपने अर्न नहीं किया, उसको हम अनअर्न्ड रिकॉर्ड करते हैं। एंट्रीज जो है वो मंथली रिकॉर्ड की जाती हैं। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया है, दिसंबर 31 का दे दिया है, यकीनन नवंबर तक की एंट्रीज बनी हुई हैं। ऑलराइट, सो ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है पूरे दिसंबर का, और अगर आप ट्रांजैक्शन चेक कीजिए तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, और इन ट्रांजैक्शंस की मदद से हमने क्या करना है, इन ट्रांजैक्शंस की मदद से हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करना है। पहली एडजस्टिंग एंट्री, accrued but unrecorded fees earned 6,400। accrued but unrecorded fees earned, फीस की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है। तो accrued unrecorded रेवेन्यू की बात हो रही है, तो हम देख लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू, और अभी आपने ये एडवांस में नहीं लिया, बल्कि अक्रूड और अनरिकॉर्डेड है। ये देख लीजिए, अनरिकॉर्डेड, अनकलेक्टेड या अन बिल्ड का वर्ड आएगा, यानी कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन अभी आपको पैसे नहीं मिले हैं। तो हम एंट्री बनाएंगे, 2015 की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2015 और दिसंबर 31 की, क्योंकि मंथ एंड पे हम बना रहे हैं। एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्री आपकी बनेगी अकाउंट्स रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे, और क्लाइंट फीस चेक कर लेते हैं इन्होंने रेवेन्यू का क्या नाम है। रेवेन्यू का नाम ये देखिए, क्लाइंट रेवेन्यू अर्न रखा हुआ है, तो जो इसमें ट्रांजेक्शन में यूज होगा हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लाइंट रेवेन्यू अर्न, और कितनी अमाउंट है, अमाउंट भी इसमें दी हुई है, 6400 की है। लेट मी चेक, ये $6400 की है। तो यहाँ पे $6400 हम लिख लेंगे। तो पहली एंट्री हमने पास कर दी, सिंपल पहली एंट्री थी। सेकेंड एंट्री चेक करते हैं। Record shows that 6,600 of cash receipts originally recorded as unearned client revenue had been earned as of December। यानी पहले अनर्न था, पहले अनर्न रिकॉर्ड किया था, अब क्या हो गया है, वो अर्न हो गया है। तो रेवेन्यू, अनर्न रेवेन्यू था, नाउ इट हैज बीन अर्न। सो रेवेन्यू आपका क्या था, रेवेन्यू की बात हो रही है, पहले अनअर्न था अब अर्न हो गया। तो एंट्री हम क्या बनाएंगे, मंथ एंड पे बनाएंगे, 31 दिसंबर की बात हो रही है। एंट्री क्या बनाएंगे, अनअर्न लायबिलिटी खत्म कर देंगे, अनअर्न क्लाइंट रेवेन्यू और क्लाइंट रेवेन्यू अर्न। और अमाउंट अगर हम चेक करते हैं, तो अमाउंट चेक कर लीजिए, कितने से एंट्री पास करनी है, 6600 से। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे 6600 से हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे। ओके, तो 6600 से हम एंट्री पास कर रहे हैं। क्लाइंट रेवेन्यू अर्न की हमने एंट्री पास की है। सो दिस वाज एंट्री रिलेटेड टू रेवेन्यूज। नेक्स्ट एंट्री चेक कीजिए। नेक्स्ट एंट्री है, द कंपनी परचेज अ 12 month इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन जून 1 2015 फॉर 36,000। 36,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, और ये इंश्योरेंस पॉलिसी कितना टाइम पीरियड कवर कर रही है, 12,000 और 12 month का, 36,000 एंड 12 month। यानी आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट एडवांस में की है। तो हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, और कौन सी एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, एडवांस एक्सपेंसेस की। चेक कर लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी एडवांस में रिकॉर्डेड है। एंट्री हम क्या बनाएंगे, सिंपल एंट्री होगी, एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और प्रीपेड हम क्रेडिट कर देंगे। मंथ एंड पे एंट्री बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर हमने यहाँ पे लिख दिया।
इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया, और प्रीपेड के बजाय उसने वर्ड यूज किया हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पेमेंट कितनी की है, 36,000 है, और ये कितने महीनों के लिए है, ये 12 मंथ के लिए। तो 36,000 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो पर मंथ की अमाउंट कितनी आती है, 3,000। तो हमने एंट्री किससे बनानी है, 3,000 से एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक कीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चेक कीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्लाइंबिंग सप्लाईज ऑन हैंड, नो दिस वन, ऑलराइट। नेक्स्ट चेक करते हैं फोर्थ वन। ऑन दिसंबर 31st 2015, यानी जब महीना शुरू हुआ था, शुरू की हम बात कर रहे हैं, द कंपनी पेड 2200 फॉर न्यूमरस एडवर्टाइजमेंट इन सेवरल क्लाइंबिंग मैगजीन। यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इन्होंने एडवांस में पे कर दिए थे दिसंबर 1st को। कितने पे किए थे, $2200 के। Half of these advertisements have appeared in print as of December 31st, यानी दिसंबर में हाफ जो है एड वो प्रिंट हो चुके हैं। या आप यूं कह लें कि ये जो आपने एडवांस पेमेंट की थी एक्सपेंसेस की, उसमें से हाफ कन्वर्ट हो गए हैं एक्सपेंस में, क्योंकि आपने सर्विस ले ली है। और अगर आप चेक करें तो ये देखें, आपने प्रीपेड रिकॉर्ड किया हुआ है। नाउ दिस प्रीपेड एक्सपेंस हैज बीन कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस, प्रीपेड एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। हम हमेशा डेबिट करते हैं, एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया डेबिट में, और प्रीपेड कम हो गया, खत्म हो गया, तो प्रीपेड क्रेडिट हो गया। टोटल कितनी पेमेंट की थी, 2200 की। इसमें से आधे, हाफ ऑफ दीज हैज बीन कन्वर्टेड, तो हाफ कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है 1100 जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। तो हमने एंट्री किससे पास करनी है, 1100 से। आधे एड, आधे यानी कि आप कह रहे हाफ एड अपेयर्ड हो गए हैं न्यूज में या न्यूज़पेपर्स में, तो वो हाफ एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गए, यानी आपने सर्विस अवेल कर ली है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन। अब अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, क्लाइंबिंग सप्लाईज ऑन हैंड एट दिसंबर 31st 2000 अमाउंट, यानी कि सप्लाईज, सप्लाईज आपसे कह रहे हैं कि ऑन हैंड यानी कि इस वक्त बच गई हैं। तो जब आप सप्लाईज खरीदते हैं तो उसको एज एसेट रिकॉर्ड करते हैं, जब वो इस्तेमाल हो जाती हैं तो कन्वर्ट हो जाती है एक्सपेंस में। और आप अगर आप चेक कीजिए तो क्लाइंबिंग सप्लाईज ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई हुई हैं एज एन एसेट। ये एसेट इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब है एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, क्लाइंबिंग सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो गया, और क्लाइंबिंग सप्लाईज या एसेट कम हो गया। अब जब एडजस्टमेंट से पहले आप देखिए तो वो कितना था, 4,200। यानी कि जो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आपके पास अमाउंट कितनी थी, आपके पास क्लाइंबिंग सप्लाईज मौजूद थी 4,900 की मौजूद थी। लेकिन ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है कि महीने के एंड पे पता चला कितनी मौजूद है ऑन हैंड, बच गई, मौजूद है 2000। तो जब मंथ एंड पे पता चला कि 2000 मेरे पास बच गई हैं, मौजूद हैं, तो हम माइनस कर देंगे 2000। तो 2900 कहाँ गई, यकीनन वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई। तो हम एंट्री किससे पास करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ऑन हैंड रह गई, और जो यूज्ड हो गई उससे हम एंट्री पास करेंगे, जो यूज्ड यानी कन्वर्ट हो गई एक्सपेंस।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम चेक करते हैं। ऑल क्लाइंबिंग इक्विपमेंट वाज परचेज व्हेन बिजनेस वाज फर्स्ट फॉर्म। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एट द टाइम ऑफ द इक्विपमेंट परचेज वाज 4 years। अगर हम ईयर्स की बजाय मंथ की बात करें, क्योंकि हम मंथली कर रहे हैं, तो 4 years को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 4 into 12 कितना हो जाएगा? 48 months। हम डायरेक्ट 48 months से एंट्री पास करेंगे इन ऑर्डर टू सेव टाइम। एंड फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, यूज हो रहा है, यूज हो रहे का मतलब है एसेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए, ये क्लाइंबिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। तो क्लाइंबिंग इक्विपमेंट यानी कि इक्विपमेंट इज कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस। तो मंथ एंड यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, डिप्रिसिएशन, एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड ये डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट हम निकालते हैं कॉस्ट। कॉस्ट आपको दी हुई 57,600 माइनस सैलवेज वैल्यू, कोई जिक्र नहीं है, और हम डायरेक्ट 48 मंथ से डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि हमारे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होके आए वो मंथली कैलकुलेट होके आए। तो डिवाइड बाय 48 जब हम करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 1200 पर मंथ। इसको 1200 से हम रिकॉर्ड कर देंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि 4 years से डिवाइड करें और बाद में फिर उसको 12 month से डिवाइड करें, तो आपके पास मंथली अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री के बारे में लिखा हुआ है, ऑन अक्टूबर 1st 2015 द कंपनी बोरोड, यानी कंपनी ने उधार लिया था, बाय साइनिंग एन 8 month, यानी 8 month का उधार लिया था। 9% note payable. This percentage represent annual rate of interest. 9% mean पूरे साल का interest 9% है। The entire note plus 8 month interest accrued is due on June 1, 2016। तो आपने लोन लिया और आपको बताया था कि लोन के ऊपर आपको क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना होता है। और इसकी पेमेंट अभी नहीं करनी आपने, लेकिन इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया ना, तो हम इंटरेस्ट पेएबल लिख लेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे? आपने नो उधार कितना लिया था, नोट पेबल कितना था? 10,000। इस पे इंटरेस्ट की जो परसेंटेज थी, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितना परसेंटेज? 9%। तो 9% आप इंटरेस्ट निकाल लें, यानी 10,000 का 9% अगर आप निकालते हैं तो 900 आता है। दिस 900 रिप्रेजेंट इंटरेस्ट फॉर द इंटायर ईयर। तो हम क्योंकि मंथली एंट्री पास कर रहे हैं, तो हम इसको 1 month में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट 12। तो 1 month का इंटरेस्ट जो निकल आएगा वो कितना निकलेगा? 1 month का निकलेगा $75। ये पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 तो हमने पूरे साल को तो नहीं करना, 1 month में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट एंट्री है अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड सैलरीज। 3100 की सैलरीज हैं। सैलरीज अनरिकॉर्डेड है, अक्रूड है, यानी पेबल है, आपने भी पेमेंट नहीं की। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। और अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट उसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है 3100। तो हम 3100 से एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंट्री, एस्टिमेटेड एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर। फिर याद रखिएगा, इसमें इंटायर ईयर पूरे साल का दिया हुआ है, सिर्फ दिसंबर का नहीं, पूरे साल का है। और ये ड्यू कब होंगे, यानी इनकी पेमेंट कब होगी? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016, यानी इनकी पेमेंट 2016 की होगी। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस है, आपने पेमेंट नहीं की है तो पेबल हो गया। इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट क्योंकि नहीं की है तो इनकम टैक्स पेबल
क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इंटायर ईयर, पूरे साल का उसने कितना दिया है, 14,000। तो हम देखेंगे यहाँ ऑलरेडी कितना चार्ज हुआ हुआ है, यहाँ ऑलरेडी चार्ज हुआ हुआ है दिस वन एक्सपेंस ऑलरेडी। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हर महीने जरूरी नहीं है कि इनकम भी इवन हो तो एक टैक्स भी इवन हो, ऐसा नहीं है, सेम सेम नहीं होता। तो इस वजह से हम ऑलरेडी जो चार्ज किया हुआ है वो माइनस कर देंगे, आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो है 1250। तो 1250 से हमने एंट्री पास कर ली है। So this was 4.6A। तो 4.6A हमने कंप्लीट की है, एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। ये एडजस्टिंग एंट्रीज थी, और यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। ऑलराइट, सो एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई। लास्ट प्रॉब्लम आज की इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है 4.7A। 4.7A फिनिश करने के बाद हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी इशू हो तो फिर आप या मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे पास काउंसलिंग आवर्स में आ जाइएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, Ken Hensley Enterprises Incorporation is a small studio in St. Louis. Rock bands use the studio to mix high quality demo recording distributed to talent agents. New clients are required to pay in advance for studio services. जब रेवेन्यू एडवांस में लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनर्न रेवेन्यू। तो यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ अनर्न स्टूडियो रेवेन्यू। द band with established credit are billed for studio services at the end of the each month। और जो इनके रेगुलर आप कह लें कि जो इनसे सर्विसेज लेते हैं उनको बिल ये बाद में भेजते हैं। खास बात ये है कि एडजस्टिंग एंट्रीज मंथली प्रोवाइड की जाती है। दिसंबर 31 का है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। और अगर अगर एंट्रीज मंथली प्रोवाइड की जाती है, ट्रायल बैलेंस दिसंबर का है, तो इसका मतलब है पहले 11 महीने की एडजस्टिंग एंट्रीज ऑलरेडी पास हुई हुई हैं, यानी कि फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, दिसंबर नहीं नवंबर, फ्रॉम जनवरी टू नवंबर ऑलरेडी एंट्रीज पास हुई हुई हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ दिसंबर को देखना है। ये ट्रांजेक्शन मौजूद है। अब हम डायरेक्ट करते हैं विदाउट रेफरिंग दिस टेबल, क्योंकि अब प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो आप ये खुद कर सकते हैं। Record shows that $4,400 in studio revenue had not billed, not yet billed or recorded। यानी कि स्टूडियो रेवेन्यू है, रिकॉर्ड अभी नॉट, बिल भी नहीं गया है, अनबिल्ड है, अनरिकॉर्डेड है। तो जब अनबिल्ड अनरिकॉर्डेड होता है 2015 दिसंबर 31, तो अनरिकॉर्डेड अनबिल्ड है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल्स टू स्टूडियो रेवेन्यू। अमाउंट उसने गिवन है 4400 की, तो यहाँ पे हम 4400 से एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट इज पहला स्टेप, हमने देखा कि रेवेन्यू की बात हो रही है। रेवेन्यू दो तरह के हैं, या एडवांस रेवेन्यू की बात हो रही है जो कि अनअर्न कहलाता है, या फिर रेवेन्यू की बात हो रही है अनबिल्ड अनरिकॉर्डेड। तो अनबिल्ड अनरिकॉर्डेड की थी, इस वजह से हमने रेवेन्यू रिसीवेबल डेबिट कर दिया और रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बताया गया है स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड। यानी स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड का मतलब है इस वक्त बची हुई मौजूद है दिसंबर 31 को 6,900। स्टूडियो सप्लाईज कितनी भी बची हुई मौजूद है, 6,900 की मौजूद है। सप्लाईज आपके पास एक्सपेंस है, तो 31 दिसंबर को
स्टूडियो सप्लाईज एक्सपेंस, स्टूडियो सप्लाईज एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे, और एसेट को हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये यूज हो गई हैं। स्टूडियो सप्लाईज हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितनी है, जब महीना शुरू हुआ था ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड से पहले अगर आप देखें तो सप्लाईज कितनी मौजूद है, 7,600। 7,600 मौजूद थी, लेकिन जब मंथ एंड हुआ तो कितनी रह गई, तो 6,900 रह गई। इसका मतलब है कि 700 किधर गई, 700 कहाँ गई, 700 यूज्ड हो गई। तो जो यूज्ड वाली अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाती है एक्सपेंस में, तो हमने एक्सपेंस की अमाउंट से एंट्री पास की है। नेक्स्ट एंट्री है on August 1st 2015 the studio purchased a 6-month insurance policy for 1,500. The entire premium was initially debited to unexpired insurance. Unexpired insurance ये रिकॉर्ड था, यानी एक्सपेंस की बात हो रही है, और कौन से एक्सपेंस की बात हो रही है, एडवांस एक्सपेंस की बात हो रही है। तो अब आप देख ले हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, और जब हमारे पास एक्सपेंसेस की पहला स्टेप और दूसरे स्टेप के एक्सपेंसेस क्या है, एडवांस है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री पास की, किस एक्सपेंस की बात हो रही है, इंश्योरेंस एक्सपेंस की बात हो रही है, और प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट है, 1,500 की है, और ये कितने महीनों को कवर कर रही है, 6 मंथ को। तो 15 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आंसर आ जाएगा 250, यानी 1 मंथ की अमाउंट कितनी हो गई, 250 से हम एंट्री पास करेंगे। हम एक बार रीचेक कर लेते हैं कि इज इट फॉर 6 मंथ। जी 6 मंथ की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो 6 मंथ की, और ये देख लीजिए कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यहाँ पे उसने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हमने यानी कि दिस एसेट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री इज द फोर्थ वन। द स्टूडियो इज लोकेटेड इन अ रेंटेड बिल्डिंग, यानी रेंट की हम बात कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं। और November 1st द स्टूडियो पेड 6,000 रेंट इन एडवांस फॉर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, यानी ये जो 6,000 का रेंट है ये इन्होंने कितने के लिए, कितने महीनों के लिए दिया है, 3 महीनों के लिए। द इंटायर अमाउंट, ये शुरू में ये अमाउंट कैसे रिकॉर्ड की थी इन्होंने, प्री पेड स्टूडियो रेंट, यानी एसेट रिकॉर्ड की थी। नाउ दिस एसेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। तो यहाँ पे पहली बात हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं और प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और प्रीपेड हम क्रेडिट कर देंगे। रीचेक भी कर लीजिए, प्रीपेड स्टूडियो रेंट यहाँ पे 4,000 से डेबिट हो रहा है। तो एंट्री हम क्या बनाएंगे, एंट्री हम बनाएंगे 31 दिसंबर को, और एंट्री क्या बना रहे हैं हम, एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं। तो कौन सा एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं, स्टूडियो रेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और प्रीपेड हम खत्म कर देंगे, और कितने से कन्वर्ट करेंगे, 1 मंथ से। तो दिस 6,000 रिप्रेजेंट 3 मंथ रेंट, तो 6,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो एक महीने का रेंट कितना हो जाता है, 2,000। तो हमने 2,000 से एंट्री पास कर दी है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री इज रिलेटेड टू, ओके, the useful life of the studio's recording equipment is estimated to 5 years, यानी 60 मंथ की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन है, और हम सारे ही डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, यानी डिप्रिसिएशन की एंट्री हम बनाएंगे, और डिप्रिसिएशन की एक ही एंट्री है स्ट्रेट फॉरवर्ड,
डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हम क्रेडिट कर देंगे। और तरीका क्या है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। तो कॉस्ट हमें कहाँ से पता चलेगी, कॉस्ट हमें पता चलेगी ट्रायल बैलेंस से। तो कॉस्ट आपको दी हुई है 90,000। सैल्वेज ये स्क्रैप वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है, डिवाइड कर देंगे हम यूजफुल लाइफ से। तो लाइफ इसमें कितनी दी हुई थी, 60 मंथ। तो हम मंथ में लाइफ ले रहे हैं, तो आंसर भी हमारे पास मंथ में ही निकलेगा। तो कितनी अमाउंट आ रही है 1 मंथ की, 1500। 1500 से एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए, दिसंबर 31st। और नेक्स्ट एंट्री है ऑन May 1st द स्टूडियो बोरोड। अगेन कंपनी ने बोरो किया है, उधार लिया है, नोट्स पेबल है। कितने दिन के लिए उधार लिया है, 12 मंथ के लिए। और किस रेट पे लिया है, 9% के रेट पे, यानी 9% के हिसाब से उधार लिया है। द इंटायर 16,000 प्लस 12 मंथ इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन इन फुल ऑन अप्रैल 30 2016। यानी कि अभी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पेमेंट कब करेंगे, बाद में करेंगे। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया, तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। और उसके बाद इंटरेस्ट पेबल हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 16,000। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। तो 9% के हिसाब से निकालें तो 1140 आता है। और अगर आप इसको मंथ में कन्वर्ट करें तो मंथली कितना निकल आएगा, 120। रीचेक कर लेते हैं कितने मंथ का है, 12 मंथ का 9%। यस, तो हम एंट्री किससे पास करेंगे, 120 से एंट्री पास करेंगे। अमाउंट आ गई 120। नेक्स्ट है, record shows that 3600 of cash receipts originally recorded as unearned studio revenue had been earned now। यानी कि पहले आपने अनर्न रिकॉर्ड किया था और ये अब क्या हो गया है, अर्न हो गया है। तो आप रिकॉर्ड करेंगे, अनर्न लायबिलिटी खत्म करेंगे, अनर्न रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और स्टूडियो रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है, अमाउंट इन्होंने दे दी है कैलकुलेट करके, 3600। 3600 से हमने एंट्री पास कर दी है। नेक्स्ट एंट्री एंड द लास्ट एंट्री है नो सेकेंड लास्ट है, salaries earned and by recording technicians that remain unpaid। 540 की सैलरी है और अनपेड है, यानी पेबल है। salaries expense debit and salaries payable credit। और अमाउंट कितनी है, 540। तो 540 से हम क्रेडिट कर देंगे। Next entry and the last one. The studio accountant estimate that the expense, income tax expense for the entire year, पूरे साल का एक्सपेंस कितना है, 19,600। ठीक है, तो अब हम और अभी अमाउंट पे नहीं की है, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है, ये देखिए चेक कर लीजिए कि ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस कितना चार्ज हुआ है, 1790। तो इंटायर ईयर यानी पूरे साल का 19,600 है, जिसमें से ऑलरेडी कितना चार्ज हो चुका है, 1790। तो हम 96 में से माइनस कर देंगे 17,900। कितना चार्ज होना बाकी है, 1700 रिकॉर्ड होना, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग अभी रह गई है। तो यहाँ पे हमने 1700 लिखा
और इससे हमने एंट्री पास कर दी एंड दैट्स इट। सो ये एडजस्टिंग एंट्रीज थी। नेक्स्ट वीडियो में अब मैंने आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग एंट्रीज की मदद से, यानी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडजस्टिंग एंट्रीज इनकॉर्पोरेट करेंगे और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्द ही मिल जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि एडजस्टिंग एंट्रीज की प्रैक्टिस कीजिए। कैन हैंसले कंपनी का नाम है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।